माय चैनल स्टूडेंट्स। सो हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का किया था, जिसमें हमने फ्रेडरिक सूरी के बारे में पढ़ा था, जिसकी आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था, उसके क्या आइडियाज़ थे और उसकी एक पेंटिंग पढ़ी थी। एंड अब जो मेन चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 है वो है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे उत्पन्न हुआ। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. So, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म का भाव, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से किसका भाव उत्पन्न हुआ? राष्ट्रवाद का भाव किसका उत्पन्न हुआ? नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का मीनिंग राष्ट्रवाद होता है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। सो सेकेंड पॉइंट है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. इसका बिल्कुल पॉइंट लिए लंबा लग रहा है बट बिल्कुल सिंपल है। मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसका जो परिणाम स्वरूप राजनीतिक और संवैधानिक, मतलब कि राजनीतिक और संविधान होता है ना, वो परिवर्तन आए, मतलब कि कुछ चेंजेस आए जिसके कारण जो राजे का, मतलब कि राजशाही जो फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय के हस्तांतरित हो गई। मतलब कि देखिए द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो जो पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, वो लेड कहाँ से हुए? मतलब कि देखो लेड टू ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की। ट्रांसफ़र हुआ सॉवरेंटी फ्रॉम मोनार्की, सॉवरेंटी आई, मोनार्की चली गई तो द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। सो थर्ड पॉइंट क्या हुआ वहाँ पर? द आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी। सो द आइडिया ऑफ ला पार्टी हुआ था वहाँ पर, क्लियर। एंड ला पार्टी का मतलब क्या होता है? ला पैत्री मतलब कि द फादरलैंड, कि किसकी लैंड? फादर की लैंड, क्लियर। एंड ले सिटिजन मतलब कि द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स। मतलब कि लापात्री का मतलब क्या होता है? पितृभूमि, मतलब कि पिता की भूमि, और ले सिटीजन की नागरिक, है ना। एक संविधान के तहत मतलब कि उनको समान अधिकार दिए जाने लगे। एंड नेक्स्ट क्या होगा वहाँ पर? द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रिमेन द नेशनल असेंबली। एक स्टेट जर्नल बनता था जो कि नागरिकों के द्वारा ही चुना जाता था, ठीक है। और जो वो स्टेट जर्नल है उसको नाम दे दिया गया था नेशनल असेंबली, रीनेम करके। सो नेक्स्ट क्या? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आई एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वर अडॉप्टेड। मतलब कि देखो बेटा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो आने जाने में कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, सीमा शुल्क लगा लीजिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सीमा शुल्क लगता था बकाया, वैसे वो ख़त्म कर दिया, आ जा सकते थे अब। और माप तोड़, मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम किसका? वेट का और मेजर का, भार का और वेट का सिस्टम वहाँ पर शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? द revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism। मतलब देखिए, रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? क्रांतिकारी। मतलब कि क्रांतिकारियों को ऐसे घोषित किया कि एक मिशन के तहत आए हैं ये, ठीक है ना। द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लाइबर्ट द पीपल्स ऑफ यूरोप, कि उनके पीपल्स को लाइबर्ट यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करने के लिए आए हैं। मतलब कि यूरोप के फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में ही था,
यूरोप में। तो वो जो रेवोल्यूशनरीज थे ये उनको कहते थे कि ये एक मिशन के तहत आए हैं कि ये यूरोप के पीपल्स को भटकाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट, students and the other members of educated middle class begins to setting up Jacobin club. So 9th स्टैंडर्ड में था जैकोबिन क्लब। तो जो स्टूडेंट्स थे या जो अदर एजुकेटेड पीपल्स थे वो बिगन्स जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब आपको 9th में भी था। एंड नेक्स्ट बात देखो क्या थी, देयर एक्टिविटीज़ एंड campaigns prepared the way of move campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in 1790s। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो उनकी गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, बनाई गई, प्रिपेयर्ड द वे, रास्ता बनाया गया सेनाओं के लिए, जो कि 1719 के दक्ष में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के मतलब कि आधे हिस्सों में चले गए। क्लियर। एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। सो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो फ्रेंच आर्मीज थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ये आइडिया को अब्रोड, मतलब कि बाहर ले जाने का, विदेशों तक ले जाया गया ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system for rational and efficient। मतलब कि थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, मतलब कि मोनार्की का मतलब होता है बेटा राजशाही। व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की इन हिंदी? मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, ठीक है। सो वापस आई जब, ठीक है, नेपोलियन भी तभी था, नेपोलियन ने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, और जो लोकतंत्र था उसको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, मतलब कि जो लोकतंत्र था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया इन फ्रांस। बट जो प्रशासन कहते हैं ना, प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो वो फील्ड था, वो क्षेत्र था, उसने पूरी व्यवस्था की, जितना हो सकता था उसने उतना किया, ठीक है, और उसको कुशल बनाने की मतलब कि बहुत वो की, ठीक है, मेरे तो होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, कि पूरे सिस्टम को वो अच्छे से उसने कुछ काटा, कुछ ऐड किया, जैसे अब आपकी बुक्स ऐड हुई हैं, कुछ कटा है बुक्स में से, है ना, तो ऐसे। सो नेक्स्ट क्या है हमारा 1805, द सिविल कोड ऑफ 1804, सॉरी, सिविल कोड ऑफ 1804, द वेरी इम्पोर्टेंट है ये सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं इसको, अंडरलाइन कर लेना। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, ठीक है, नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे कि क्लर्गी थे, नोबिलिटी थे, उनको बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, तो उन विशेष अधिकारों को जो ये लॉ था उसने नष्ट कर दिया था। इस लॉ ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने इक्वालिटी है सब चीज़ों में, और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के राइट को भी सिक्योर कर दिया। नेक्स्ट क्या था, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फॉर सर्फदम एंड मेमोरियल ड्यूज। मतलब कि जो मैंने पहले बताया है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासनिक तौर पे, ठीक है। सो एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो मतलब कि उनको सरल बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंपल बनाया, सरल बना दिया,
और जो संपत्ति की मतलब कि वो थी ना व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और जो किसान थे उनको भी जैसे जागीरदारी सिस्टम कर होते थे मतलब कि है ना कर कहते रेवेन्यू, उनसे भी मुक्त कर दिया। ठीक है, मेमोरियल ड्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड हो गया था। द बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods capital from one region to another. बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, बिगिन टू रियलाइज़, उन्होंने रियलाइज़ किया जो यूनिफॉर्म लॉज आए हैं कि उन्होंने वेट्स और मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एंड जो कॉमन नेशनल करेंसी है उसको फैसिलिटेट कर दिया है मूवमेंट के साथ, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स के साथ, एंड द कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब लोग आ जा सकते थे सिंपली क्योंकि उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलन, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो इन प्लेसेस में जो ये प्लेसेस हैं ना, इन प्लेसेस में होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मेन्स, मिलन, वर्सा, ब्रुसेल्स, इनको वेलकम करने, इन फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम करने के लिए लग गए जैसे हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इन्होंने कहा, ये तो क्लियर था कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुए हैं वो हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे, मतलब एक से दूसरे हैंड दूसरे से विद द पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे नहीं जाएंगे। सो it increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe, all seemed to outweigh and advantages of the administrative changes। तो जो नेपोलियन वहाँ का राजा बना था, तो उन्होंने टैक्सेशन वो कर दिया, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंसिक्रेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़। तो फ्रेंच आर्मीज़ भी धक्के से क्या करने लगे, भर्ती करने लगे, क्योंकि जो वो था ना नेपोलियन था, उसने मतलब कि आधे यूरोप को अपने कब्ज़े में कर लिया था। सो ये था ये टॉपिक का एंड अगला टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब कि अब हमने पहले क्या पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे राष्ट्रवाद हुआ, एंड नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद इन यूरोप। क्लियर, तो ये हम आ जाएगा आपकी वीडियो ये। एंड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, द क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से वो आपको मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डिड टेक प्लेस इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। I repeat, what political and constitutional changes did take place in the wake of French Revolution in 1789। सो इसमें से एक ही क्वेश्चन बन रहा है वैसे तो, एंड ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ना 3 मार्क्स में आया था, एंड इन द ईयर ऑफ 2018 से क्वेश्चन आया था। सो दैट्स वाई जो क्वेश्चन आते हैं वो मार्क कर जाते हैं। सो क्वेश्चन 3 नंबर्स में आया था, तो अब इसका आंसर भी यहीं पर गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी। सो ये है द आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी, द फादरलैंड सिटीज़, ये सारे पॉइंट इसी के हैं, ठीक है ना। एंड आगे भी हैं, इसी का है पॉइंट ये भी, द रेवोल्यूशन इज़ फॉर द मिशन द डेस्टिनी, नहीं बस इतना ही बहुत है।
ये पॉइंट बहुत है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था तो 3 पॉइंट ही सफिशिएंट होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। सो इसमें कम भी हुए, आप ये भी ऐड कर सकते हो, वहाँ पर और भी हुए थे। जैसे न्यू फ्लैग बन गया था ट्राई कलर का, ट्राई कलर फ्लैग आ गया था, ठीक है। एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, एंड ठीक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट गिवन है, एंड वो आप अपने आप, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, कॉमन लैंग्वेज बन गई थी। एंड न्यू फ्रेंच फ्लैग बना था ट्राई कलर का, फ्रेंच फ्लैग कैसा था वहाँ उनका, ट्राई कलर का था। क्लियर। सो बस अब हम बाकी कल को करेंगे, जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके बाय।